व्यय में कितना है? आपका कागज कह रहा है 10.06। यानी मैं गणना कर रहा था सभापति महोदय, इस बार बजट के अंदर जो तबाड़तोड़ घोषणाएं हुई, 1,16,000 करोड़ की घोषणाएं। रसद मंत्री जी, जब जाओगे सदन से बाहर, राजस्थान का आवाम पूछेगा कब वो पल्ले नहीं दाने रम्मा चली बुनाने, ये क्या हो रहा है? मैं समझता हूं इस पर ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, अब जिस बार मैंने पहले कहा, सबसे बड़ा इंडिकेटर सरकार के पास कितना पैसा आता है, कितना पैसा खर्च होता है, आपका रेवेन्यू सरप्लस और रेवेन्यू माइनस, इस पर डिपेंड करता है आपका जो राजस्व घाटा है। मैं समझता हूं अप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से इस बिल का नाम मिस अप्रोप्रिएशन बिल रख दिया जाता तो ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि सभापति महोदय, इन्हीं की पुस्तक क्या कहती है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रहा है। 2019-20 में बी में 27,014 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट लेके आए, आरई के अंदर आए तो महोदय 28,041 हो गया। एक्चुअल जब अब देख रहे हैं तो 36,371। क्या अर्थ रहा बी का जब एक्चुअल्स में आए? 2020-21 में 12,368 का बी लेकर आए और आरई के अंदर सीधा 41,721 और एक्चुअल में 44,001। क्या है सभापति जी खेल? और 2022-23 में आप 23,448 लेकर 2021 में रेवेन्यू डेफिसिट अनुमान के अनुसार 31,366 करोड़ रुपए ज्यादा आया। और इसी तरह आपका ये जो फिजिकल डेफिसिट है, नेट बोरोइंग प्लस बजट डेफिसिट, मतलब ये एक ऐसा आंकड़ा है सभापति महोदय जो राज्य की सारी आर्थिक स्थिति को बता देता है। और ये आंकड़ा ये कहता है हम बड़ी अच्छी तरह से चले सनम तेरे राज में, बीमारू प्रदेश बन गए। क्या है मतलब? 2019-20 में आपकी बी थी रेवेन्यू डेफिसिट की, राजकोषीय घाटे की, फिजिकल डेफिसिट 32,213। आरई में आप आए तो हो गई 32,678। अकाउंट्स में आप आए तो 37,654। 2020-21 में बी में थी 33,972, आरई में सीधी 58,608। ऐसी बढ़ोतरी मैंने कभी नहीं देखी। और एक्चुअल में 59,375। कहाँ जाएगी राजस्थान की इकोनॉमी? और अब के तो आप बी लेकर आए 58,211 की। और मैं समझता हूं कि ये जो एफआरएम बना था उसके सेक्शन 5 में जो इंडिकेटर तय किए गए थे, जीएसटीपी के अनुपात में फिजिकल डेफिसिट 3% होना चाहिए। निश्चित तौर पर भारत सरकार ने अनुमति दी, मुख्यमंत्री जी भाषण फिर टेक देंगे, पर हो क्या रहा है? 2020-21 में 6.12 और 22-23 में 4.38। मैं समझता हूं सभापति महोदय, इसी सीएजी की रिपोर्ट में जो टारगेट दिए गए थे एफआरबीएम एक्ट के, उनकी बात कही गई है। अगर मैं उनकी बात कहूं तो मैं समझता हूं लक्ष्य था 2021-22 11-12 से राजस्व घाटे को कम कर इसे बनाए रखने का, और राजस्थान सरकार की उपलब्धि है 2020-21 में 44,001 करोड़ का राजस्व घाटा था जो जीएसटीपी का 4.59% था। 2021-22 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटे को 3% अधिक नहीं होना बताया, ये टारगेट थे। और इनका क्या हुआ? राजस्व घाटा था 59,375 जो जीएसटीपी का 6.20 था। और जीएसटीपी का बकाया ऋण के बारे में आज जो टारगेट था उससे आगे बढ़कर हम 42.85% पर पहुंच गए। मैं समझता हूं कि किस प्रकार का शासन है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। सभापति महोदय, अब मैं जब इनकी बात करता हूं प्रति व्यक्ति आय की, इन्हीं की किताब से देखता हूं तो राज्य खुशहाल राजस्थान, प्रगतिशील राजस्थान, हर व्यक्ति की प्रगति छुपी हुई है प्रति व्यक्ति आय से। आपने इसको भी निरंतर बढ़ाया और निरंतर बढ़ाकर आपने कहा कि 2021-22 में करंट मूल्य पर हमारी जो प्रति व्यक्ति आय 1,35,218, जो पिछले बार थी 1,15,993, मतलब प्रगति करते जा रहे हैं। और उस प्रदेश के अंदर, जिस प्रदेश के अंदर आपके सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े कह रहे हैं 32.3%, दिसंबर 2021 के आंकड़े कह रहे हैं राजस्थान में सर्वाधिक बेरोजगारी है। यही नहीं सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर 66 लाख ग्रेजुएट हैं, उसमें 20,67,000 ग्रेजुएट आज भी बेरोजगार है। और मंत्री महोदय, एनसीआरबी के आंकड़े जब देखते हैं आत्महत्या, ग्रेजुएटों ने जो आत्महत्या की, उसमें राजस्थान का 5वां नाम है।
मतलब मैं समझता हूं किस प्रकार की बात आप कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं एक बात को जरूर कहना चाहूँगा, ये जो अनाज के व्यापारी अर्थ वसूल करते हैं उसमें किसान पर कोई भार नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के समय में 28/9/2018 को इनकी आड़त को बढ़ाकर 2 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये 25 पैसे किया गया। अब आपने 1/3/2021 से 31/3/2022 तक विशेष कारण रहे, कोरोना था, आपने 2 रुपये 25 पैसे की आड़त को 1 रुपया 75 पैसे किया। अब तो वो कालखंड चला गया, अब आप उसको पूरा क्यों नहीं करते? और आपने जो मंडी में 0.5% जो एग्री सेस लगाया है, ये कोरोना के कारण लगाया। अब कोरोना की छाया निकल गई, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। और सभापति महोदय, जब ये मेहरबान हो जाए तो कुछ भी कर दे। अभी सरकार का ये तो रेवेन्यू डेफिसिट है। अभी गंगानगर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा करने वाले BD अग्रवाल जी थे, वो स्वर्ग सिधार गए। उन्होंने एक बैंक गारंटी दी थी, बैंक गारंटी थी 21 करोड़ 50 लाख की। ये कहकर दी थी कि अगर मैं स्टुपुलेटेड टाइम के अंदर ये इस मेडिकल कॉलेज को नहीं बनाऊं तो मेरी बैंक गारंटी जब्त कर लेना। खुद वो मेडिकल वहां गए कोर्ट के अंदर 2015 में, और कोर्ट ने जो कहा मैं पढ़कर सुनाता हूं। द पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू रिज्यूम टाइमली कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एज पर द ओरिजिनल शेड्यूल टर्म्स इन द MOU अप टू 30/6/2018। उसके बाद भी जब कह दिया अब तो केंद्र सरकार से बन रही है, मतलब जो पैसा जब्त होना चाहिए था, क्योंकि मिनी मुख्यमंत्री जी हर MLA मिनी मुख्यमंत्री है ना, एक मिनी मुख्यमंत्री जी का फरमान आया ये पैसा वापस कर दो, और इसमें कट मनी कहाँ से कहाँ गई, मौका लगने पर मैं बताऊंगा। इसलिए निवेदन करना चाहूँगा हालात क्या है। अब सभापति महोदय, आप देख रहे हैं मेरा समय अभी है, पर मैं फाइनेंस बिल पर कुछ बात कहना चाहूँगा। ये जो फाइनेंस बिल है, मंत्री महोदय, आप राजस्थान वित्त विधेयक 2021-22 के माध्यम से राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 में सेक्शन 65(1) और 35(a) के शेड्यूल आर्टिकल 17 और 35(b) में एक संशोधन लेकर आए हैं। अब 65(1) की उपधारा में विद्यमान परंतुक तथा पूर्व में संशोधित परंतुक सेकंड के मध्य नया परंतुक जोड़ रहे हो आप। और परंतुक क्या जोड़ रहे हैं? पहले प्रावधान यह था सभापति महोदय, IG स्टाम्प या उसके अधीनस्थ कोई भी कर्मचारी अगर किसी आदेश से वो पीड़ित होता है या कोई व्यवहारी पीड़ित होता है, तो चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू ऑफिसर, जो एक तरह से अध्यक्ष टैक्स बोर्ड होता है, उसके पास अपील करने का अधिकार पहले 90 दिन था, फिर आपने एक संशोधन करके उसको 180 दिन किया। अब आप उसको असीमित कर रहे हो। मतलब किसको कर रहे हो? अकेले उस व्यापारी को नहीं, साथ में वो अधिकारी को भी आप अधिकार दे रहे हो कि वो असीमित समय में कभी भी अपने द्वारा किए गए उस असेसमेंट को रीओपन कर सकता है। एक अधिकारी आज है, उसका ट्रांसफर हो गया, वो अधिकारी को कहेगा भाई पिछली बार तेरा जो असेसमेंट हुआ ना वो ठीक नहीं हुआ, या तो अंडर टेबल आ जा वरना मैं तेरा रीओपन कराऊंगा। कौन सा पिंडारा बॉक्स खोलना जाते हो आप? क्यों इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देते हो? और जब आपकी ये सारी अपीलें टैक्स बोर्ड में जाएगी, जरा असेसमेंट तो कर लो टैक्स बोर्ड की आज हालत क्या है। और इसी में एक और अमेंडमेंट लेकर आए हैं आप आर्टिकल 17 में, जो इसके सेक्शन 35 में है, सेक्शन 3 के में है। उसमें पहले प्रावधान क्या था कि सार्वजनिक नीलामी पब्लिक ऑक्शन मान्य प्रतिपक्ष नेता जब होती थी और कोई संपत्ति बेची जाती थी, तो उस संपत्ति में बाजार मूल्य या संपत्ति छोड़ी गई है जिससे नीलामी पर आखिरी दोनों में जो ज्यादा हो उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगती थी। अब आप संशोधन क्या लेकर आए हो? नहीं, अब अगर पब्लिक प्रॉपर्टी कोई भी बेची जाएगी, कोई भी संपत्ति पब्लिक ऑक्शन में होगी, तो जो बाजार मूल्य आएगा उस बाजार मूल्य पर जो आपका अधिकारी प्रमाण पत्र दे देगा नीलामी करता अधिकारी, उस पर आप स्टाम्प ड्यूटी लगे। मतलब क्यों जी? क्यों आप स्टाम्प ड्यूटी के अंदर लीकेज कम करना चाहते हो? और इसका मैं निवेदन करूं, इस छोटी मोटी जगह नहीं, हम सबको मालूम है, आज सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा, ये अध्यक्ष महोदय जो नेशनलाइज बैंक, शेड्यूल बैंक, ग्रामीण बैंक में जिन किसानों ने लोन लिया, नवंबर 2018 तक लोन लिया, 30 नवंबर तक, और जिनको वन टाइम सेटलमेंट करने की बात बहुत की, और कल्ला साहब आप तो उस कमेटी पर ऐसे विराजे उतर ही नहीं रहे हो, और वन टाइम सेटलमेंट करेंगे
उनको मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, सदन के अंदर ये बात लिखी जाए। रोड़ा एक्ट 1974 के सेक्शन 13 और 14 के अंदर रतनगढ़ से आने वाले मान्य सदस्य आपके भी वहां है, एक नहीं 1,35,000 खाते एनपीए हुए हैं। 1,35,000 खाते जो एनपीए हुए हैं, इनकी जमीन जब नीलामी की ओर जाएगी तो उसके अंदर रैकेट बनेंगे। 1, 2, 3 होगा, किसान की जमीन जाएगी, वो जमीन भी सभापति महोदय आने पौनाने में जाएगी, उसके अंदर भी बाजार मूल्य नहीं, नीलामी करता जो छुड़ाएगा उससे करेगा। मैं समझता हूं इससे बड़ा बुरा क्या हो सकता है। और दूसरा जो एक आप इसी स्टाम्प एक्ट में संशोधन लेकर आए हैं 35B के अंदर, उसमें सभापति महोदय जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, जिसको LLP कंपनी कहते हैं, उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी पर पहले स्टाम्प ड्यूटी 0.5% थी। ये सभापति महोदय आज के नौजवान मंत्री महोदय सब सबमिट करती है, जिलों में जाती है। ये LLP कंपनी में नए नए नौजवान इस कारोबार को बढ़ाते हैं। इसी को देखते हुए 8 मार्च 2017 को 2% जो स्टाम्प ड्यूटी थी उसको 0.5% किया वसुंधरा जी ने। अब आप क्या कर रहे हो, आप वापस उसको बढ़ाकर 2% कर रहे हो। मतलब आप राजस्थान के उद्योगीकरण की बात करते हो, इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। और सभापति महोदय इसी तरह ये जो GST एक्ट है, उस GST एक्ट में आप एक संशोधन लेकर आए हैं। GST एक्ट के धारा 174 की उपधारा 2 कह के पश्चात उपधारा 3 में एक नई उपधारा, और उसमें क्या कर रहे हैं सभापति महोदय कि जब GST एक्ट 2017 है उससे पहले जो कानून जो GST में शामिल हो गए, चाहे वो वैट एक्ट से था, इंटरटेनमेंट टैक्स था, एंट्री टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, टोबैको टैक्स था, 30/6/2017 के बकाया प्रकरणों में उसमें एक्स पार्टी असेसमेंट हो गया या उसको रीओपन कराने के 4 साल की छूट थी। अब आप उसको मल्टीपल छूट कर रहे हो, मतलब उसको अनलिमिटेड कर रहे हो, क्या फायदा होगा? सवाल इस बात का है 2017 के अंदर जो आपकी कट ऑफ तारीख थी, मुझे बताएं ये किसकी मांग पर किसको फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं? कितने कितने व्यवहार इसके अंदर आते हैं। और ही नहीं, एक और आप संशोधन कर रहे हैं इसी में 5 मिनट प्लीज, 5 मिनट में अपना कंक्लूड। मैं 7 मिनट 13 सेकंड के अंदर ऐसे बैठूंगा सभापति महोदय, कोई नहीं बैठा होगा इतनी जल्दी। तो सभापति महोदय, तो GST एक्ट में एक और संशोधन लेकर आए हैं, उसमें मल्टीपल टैक्स में जिन व्यापारियों की मांग निकाली जो अनट्रेसेबल हो गए, व्यापारी उनकी मांग निकलती है सभापति महोदय जो अच्छा व्यापार करते हैं, अनट्रेसेबल हो गए। अब उनको आप एक तरह से उनकी राशि को राइट ऑफ करना चाहते हैं। क्यों? किसान की ने फसली ऋण नहीं दिया, उसकी तो जमीन नीलाम हो रही है। इन महानुभावों को कारण बता दो मेरे को, किसको लाभ देना चाहते हो? CST के अंदर जो अनट्रेसेबल थे, जो मल्टीपल टैक्स में अनट्रेसेबल थे, राइट ऑफ, हिडन एजेंडा क्या है? क्यों नहीं किसी न किसी, कौन से मिनी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई मेरे उस भाई के टैक्स बकाया है उसके लिए ये करो। और सभापति महोदय इसी तरह जो वैट एक्ट है, मैं निर्धारित समय में पूरी करूंगा, उसके अंदर आप जो वैट की पुरानी वसूली योग्य राशि है उसको माफ करने के लिए एक अमेंडमेंट लेकर आए हैं। ACTO पहले 10,000 तक कर सकता था, उसको दे 1 लाख तक, CTO 25,000 बोला 5 लाख तक कर दे, DC 1 लाख बोला 25 लाख, कमिश्नर तो बड़े आदमी है 5 करोड़ तक। मतलब मैं समझ में नहीं आया कि आप इन देनदारियों को माफ करने का पीछे हेतु क्या है। और सभापति महोदय, इस सदन के अंदर एक मैं जो अब बात कह रहा हूं उससे बड़ा सदन का कभी मजाक नहीं हुआ होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, बड़ी जुम्बारी से कह रहा हूं, और मैं मेरी बात भी समाप्त करूंगा। ये जो 2022 के अंदर जो वैट 2003 में जो संशोधन 33 और 34 में लेकर आए हैं, ये का ये संशोधन मंत्री महोदय आप वित्त विधेयक 2021 में 25 मार्च 2021 को लेकर आए, इसी एक्ट सेक्शन 33-34 में हमने सभी ने पारित किया। अब आप मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अब विधिमान्य, मतलब वो विधिमान्य नहीं था 1 साल तक। नेता प्रतिपक्ष, ये पहला मौका होगा जब एक जो सदन ने पारित किया गया संशोधन और एक जो कानून बन गया, 1 साल तक अधर में लटका, विधिमान्य नहीं था। और उसमें क्या लिखा आपने? कतिपय आदेश का विधिमान्यकरण, इनका इसी जो लाइन संशोधन में राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017
के अधीन सम्मिलित माल के संबंध में राजस्थान वित्त अधिनियम 2021, जो मैंने पहले इंगित किया ना, 25/2 अधिनियम संख्या 3 की धारा 9 और 10 में क्रम से राजस्थान मूल्य परिवर्तन कर अधिनियम 2003 की धारा 33 में स्थापित उपधारा 4 क और 34 में उपधारा 3 क के अधीन किए गए आदेश विधिमान्य हो गया। क्या है? मैं आश्चर्यचकित हूं। इससे बड़ा सदन का अपमान हो नहीं सकता। 1 साल पहले एक अमेंडमेंट सदन पारित करे और रसद मंत्री जी 1 साल बाद विधि मानने का प्रस्ताव सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य लेकर आए और हम उसको पारित करें। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और सभापति महोदय, कृपया अंत में मैं ये कहूंगा कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक महंगी बिजली है उद्योग की। राजस्थान में तेलंगाना के बाद सर्वाधिक महंगा वेट है। आज राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की आपाधापी और आर्थिक आपातकाल की ओर राजस्थान बढ़ रहा है, राजस्थान के अंदर आपकी एक्साइज रेवेन्यू कम होती जा रही है, क्योंकि एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, आरएमएल कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, एक बोटलिंग प्लांट को फायदा पहुंचाने के लिए आपने एक्साइज पॉलिसी में संस्थागत भ्रष्टाचार तक कर डाला। अंत में यही कहूंगा सभापति महोदय, आज तक सदन के नेता ने मेरे कहने पर एक भी मेरी मांग पूरी नहीं की, एक भी। मैं सदन के माध्यम से पहली और आखिरी मांग इसलिए कहूंगा कि दोबारा शायद इस प्रकार का मौका आएगा नहीं। ये हमारे चूरू के अंदर ऐतिहासिक गढ़ है, जहां से हमारे पूर्वज निकले थे, जिस गढ़ से चांदी के गोले चले थे। मेरी एक बात, आज तक तो उन्होंने कभी मैंने मांगा भी नहीं, उन्होंने मुझे दिया भी नहीं। इस गढ़ ढहता जा रहा है, इसके लिए 5 करोड़ रुपए दिला दो, इतना ही मुझे निवेदन करना है। और राजस्थान आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ चुका है। मैंने मेरी सारी बातों से सिद्ध किया और आपकी कपोल कल्पित बजट आपने प्रस्तुत किया। आप बजटीय घोषणा को पूरा नहीं कर पाओगे। आपने जितनी इस मेज को थपथपाया है, जनता में जाओगे उतनी छाती पीटने के लिए मजबूर हो गए। आज मैं चेतावनी दे रहा हूं। धन्यवाद। थैंक यू। श्री संयम लोढ़ा। माननीय सभापति महोदय, मैं आभारी हूँ